हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साधना अपने 5वें बेटे अनिरुद्ध की दुल्हन भी ले आई थी और आज वो बहुत खुश थी। अब उसके 5 बेटों गगन, मोहन, केशव, रोहन और अनिरुद्ध का घर बस गया था। दरवाजे पर खड़ी साधना अपने बेटे और बहू निधि का स्वागत करने के लिए आरती की थाली मंगवाते हुए अपनी सबसे बड़ी बहू नंदिनी को कहती है, बड़ी बहू जरा आरती की थाल लाओ, तुम्हारी सबसे छोटी देवरानी और देवर का स्वागत करना है। अरे माँ जी, क्या आरती उतारनी है? ऐसे ही अंदर आने दो ना। अब शादी में अग्नि के फेरे तो ले ही आए हैं और मंदिर तक जाने में समय ही कितना लगेगा। जब तक ये बेचारे बाहर ही खड़े रहेंगे क्या? आलसपन की भी हद होती है, लेकिन तूने तो उसको कब का पार कर दिया। घर के मंदिर में से आरती की थाल लाने में तुझे मौत आ रही है। आशा बहू जा तू लेकर आ। साधना अपने दूसरे नंबर की बहू आशा को जैसे ही ये काम की बोलती है तो वो उसको जवाब देती है, माँ जी मैं तो यहाँ भी बड़ी मुश्किल से खड़ी हूँ। वो क्या है ना, शादी के कामों में इधर उधर करने में बहुत पैर दर्द हो गए। यहाँ भी मुझे मोहन जी ही खड़ा करके गए हैं, वरना मैं तो अपने कमरे से वीडियो कॉल करके गृह प्रवेश देखने वाली थी। सच में ये आलसियों की फौज को भगवान ने मेरे ही घर भेजना था क्या? और ये बाकी की 2 कहाँ हैं? दिख ही नहीं रही। केशव और रोहन, शिल्पा और त्रिशा, वो दोनों आलसी निकम्मियाँ कहाँ हैं? माँ वो दोनों अपने कमरे में हैं, लेकिन हमने उनको वीडियो कॉल की हुई है। वो दोनों गृह प्रवेश देख रही हैं। हे भगवान, मुझे उठा ले। इस बहाने कम से कम ये चारों अपने आलस को तो त्यागेंगी। हाँ, मुझे ही लेकर आनी पड़ेगी आरती की थाल। इतना बोलकर साधना मंदिर की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसकी नई नवेली बहू निधि उसको रोकते हुए कहती है, रुक जाइए माँ जी, देखिए आप जाएंगी, आरती की थाली तैयार करेंगी और फिर आएंगी, आरती उतारेंगी, मैं कलश गिराऊंगी और कोई बाद में साफ करेगा। इससे अच्छा है अंदर आने दो। ये लो, सोचा था ये 5वीं तो कामकाजी आएगी, लेकिन मुझे तो लगता है ये आलसपन में इनकी भी माँ है। हे महाराज राम जी, आजा बहू आजा, ऐसे ही अंदर आजा। अपनी 5वीं बहू के आलस को देखते हुए साधना का तो सर चकरा जाता है कि इन 5 आलसी बहुओं को वो अकेली सास कैसे संभालेगी। बिना आरती उतारे बहू घर में आती है, जिसके बाद दोनों अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ पर अनिरुद्ध के आने से पहले ही निधि लहंगा उतारकर नाइटी में बैठी होती है। और जैसे ही अनिरुद्ध कमरे में आता है तो अपनी बीवी को नाइटी में देखकर कहता है, अरे ये क्या, मुझे तो लगा था मेरी बीवी लहंगे में बड़ा सा घूंघट करके बैठी होगी, लेकिन यहाँ तो तुमने घूंघट तो छोड़ो, दुपट्टा तक नहीं लिया। अरे यार, अब कौन इतने भारी लहंगे में घूंघट करके बैठता है? फिर तुम धीरे धीरे आते, घूंघट उठाते, बातें करते। इतना काम मेरे से नहीं होता। इतना लंबा झंझट करने से तो अच्छा है ऐसे ही कर लेते हैं। तुम तो सच में बहुत बड़ी आलसी हो यार। एक तो आप बहुत बातें करते हो, ऊपर से मुझे इतनी थकान हो रही है। अब तुम कुछ मत कहो, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। इतना बोलकर निधि आराम से चादर तान कर सो जाती है और बेचारा अनिरुद्ध अपनी आलसी बीवी का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। अगली सुबह साधना नाश्ते की टेबल पर बैठी नाश्ते का इंतजार कर रही होती है, लेकिन काफी देर तक भी कोई बहू नाश्ता लेकर नहीं आती। तो वो रसोई में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता और न ही नाश्ता बनाने का कोई नामो निशान होता है। ये देखकर वो गुस्से में अपनी 5 बहुओं को अपने सामने बुलाकर कहती है, ये क्या है? आज तुम 5 में से किसी ने भी नाश्ता नहीं बनाया। मैं जान सकती हूँ किस खुशी में? माँ जी, मुझे लगा कि आज मेरी देवरानियाँ खाना बनाएंगी। माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि आज ये तीनों खाना बनाएंगी। माँ जी, अब तो घर में नई बहू आई है, तो मुझे लगा कि उसकी पहली रसोई होगी, इसलिए मैंने भी कोई नाश्ता नहीं बनाया। माफ करना माँ जी, लेकिन पहले ही दिन कौन नई बहू से काम करवाता है? मुझे तो लगा था आज अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो आप सब कहेंगे कि रहने दो, इसीलिए मैं खुद ही नहीं आई। बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। मेरी किस्मत तो भगवान ने पता नहीं कौन से खुंदस में लिखी है, जो एक से बढ़कर एक आलसी निकम्मियाँ बहू दी हैं। तुम 5 ना जाओ, अपनी अपनी सोच में जियो, मैं खुद काम कर लूंगी। इतना बोलकर साधना ही बेचारी अपने बेटों और बहुओं के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन उसकी बहुएं तो इतनी आलसी होती हैं कि नाश्ता खाने में भी उन्हें बहुत आलस आता था। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ 5 का आलस बढ़ता जाता है।
एक शाम साधना अपनी बहू आशा के कमरे में आती है तो दरवाजे पर गिरी टी शर्ट को उठाते हुए उससे कहती है, ये क्या बहू, ये टी शर्ट क्यों गिराई हुई है नीचे? वो माँ जी मैंने नहीं गिराई, सुबह मोहन जी उतार कर नीचे गिर गए थे। तो तेरे से उठाई नहीं गई पूरे दिन? माँ जी कुछ देर में मोहन जी आने वाले थे तो वो खुद उठा लेते। अब जो गलती करे वही हर्जाना भरे ना, तभी तो अकल आएगी। आशा अपने आलस के चलते काम को ना करने के अलग अलग बहाने तैयार रखती थी। ऐसे ही साधना की बाकी 4 बहुएं भी थी। कोई चाय पीकर कप नहीं उठाती तो कोई पोछा लगाकर गंदा पानी नहीं फेंकती। इन सब से अब साधना तंग आ चुकी थी। ऐसे ही एक सुबह जब साधना बैठी हॉल में टीवी देख रही होती है तो उसकी बहू त्रिशा आइसक्रीम खाने के बाद हाथों को अपनी साड़ी से पोंछ लेती है। ये देखकर साधना कहती है, घर में तौलिया खत्म हो गए हैं क्या, जो साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ रही है? अभी उससे हाथ पोंछे हैं, कुछ देर में उससे मुंह पोंछेगी। इसकी जगह तौलिया ले ले। अरे माँ जी, अब तौलिया लेकर आऊंगी तो वो भी गंदा हो जाएगा और मुझे उसे भी धोना पड़ेगा। ये साड़ी तो पहले से ही गंदी है तो इसलिए आप इसी में पोंछ लीजिए। अब साड़ी तो धोनी ही है तो काम क्यों बढ़ाना। बस अब बहुत हुआ, इनका आलस तो अब मैं उतारूंगी। अब देखना तुम पांचों कि मैं क्या हाल करती हूँ। साधना अपनी 5 बहुओं का आलस भगाने का एक प्लान बनाती है। अगली सुबह जब 5 बहुएं नाश्ते की टेबल पर आती है तो नाश्ते में रोटी की जगह बस एक पानी जैसी दाल होती है। ये देखकर वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये क्या, रोटी चावल नहीं बनाए आपने? हाँ माँ जी, और ये दाल में भी पानी कितना ज्यादा है, सूप लग रही है। देखो बहू, अब रोटी बनाती तो तुमको उसको चबाना पड़ता, निगलना पड़ता, फिर फ्रेश होने पर उसको शरीर से निकालना भी पड़ता। इसलिए मैंने ये पानी जैसी दाल बनाई है, इसे बस पी जाओ, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, सही आइडिया है ना? 5 बहुएं अपनी सास की इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाती हैं, लेकिन कुछ बोलने लायक नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिनों तक साधना किसी के कपड़े नहीं धुलवाती, जिस पर आशा आकर अपनी सास को कहती है, माँ जी आपने धोबन को कपड़े नहीं दिए धोने के लिए? नहीं बहू, वो क्या है ना, कपड़े धुलते तुम उसे पहनते, फिर वो गंदे होते, उनको फिर से धोने के लिए देना पड़ता। इसलिए अब यही कपड़े पहनो, क्या फायदा उतारने का। आशा के पास अपनी सास की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब हालात बद से बदतर होने लगे थे, क्योंकि अब साधना ने खाना बनाना छोड़ दिया था, घर की साफ सफाई छोड़ दी थी और पानी भरना भी छोड़ दिया था, जिससे अब उसकी बहुओं को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें आने लगी थी। इसीलिए वो 5 इकट्ठी होकर अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी आपने 1 हफ्ते से मेरी कमर की बेडशीट नहीं बदली, 2 दिन से खाना नहीं बनाया माँ जी, और 1 हफ्ते से घर में झाड़ू भी नहीं लगी माँ जी, और पानी भी नहीं भरा हुआ टंकी में कि नहा ले इंसान। अरे बहुओं देखो, अगर बेडशीट बदलूंगी तो दोबारा गंदी होगी, दोबारा धोनी पड़ेगी, और खाना बनाऊंगी तो तुमको उसे चबाना पड़ेगा, फिर निकालना भी पड़ेगा। इतनी मेहनत थोड़ी करवाऊंगी मैं तुमसे। और झाड़ू लगाने का क्या फायदा, घर में गंदगी तो रोज होगी। और पानी इसलिए नहीं भरा, आज भरूंगी, कल फिर खत्म होगा, फिर भरना पड़ेगा, तुमको फिर से नहाना पड़ेगा। तो क्यों इतना काम बढ़ाना, जब ऐसे ही सब मस्त चल रहा है। तो कुछ मस्त नहीं चल रहा माँ जी, कुछ मस्त नहीं चल रहा, हमें पता है। ये सब आपने हमें सबक सिखाने के लिए किया है। अरे माँ जी, हमें समझ आ गया है कि आलस इंसान को बर्बाद कर देता है। काम करना और साफ सफाई करना हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है, जिनको किए बिना हमारा गुजारा नहीं है। इसलिए हम सारी जिम्मेदारियां संभालेंगी। ये हुई ना बात, तो चलो शुरू हो जाओ। आखिरकार साधना का प्लान रंग लाता है और उसकी 5 आलसी बहुओं को उनकी जिम्मेदारी समझ में आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आलसी बहुओं की ये कहानी? क्या आपके आसपास भी इतनी आलसी कोई है? अगर है तो हमें कमेंट करके उसका नाम बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।